हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं और ये जो प्रकार है इनका जो डिवीज़न है, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है उनके साइज़ पर, शेप पर। ठीक है, उनका आकार क्या है, उनकी आकृति क्या है, उनका जो कार्य है, जो वर्क है वो क्या है। तो स्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ कार्य, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या फिनिश कर दिया, प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक जो होते हैं उनमें हम लोगों ने देखे थे, अलग अलग टाइप्स देखे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखे थे, जैसे कि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज देखे थे, है ना। अलग अलग टाइप्स के टिश्यू देखे थे और वो भी किस पर बेस्ड थे, वो भी बेस्ड थे किस पर, वर्क पर, साइज पर, शेप पर, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनका वर्क कैसा है। इन सब चीज़ों पर ये सब चीज़ें जो हैं वो निर्भर कर रही थी। क्या अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, यानी कि उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जो मैच्योर टिश्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यू से रिलेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यूज, जंतु ऊतक। अब हमारे अंदर जो ऊतक स्तर है यानी कि जो टिश्यू लेवल है किस तरह का पाया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह के होते हैं और क्या उनकी आकृति आकार होता है, ये सब चीज़ें। एनिमल टिश्यूज जो है उनको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, इनका भी अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है। जैसे हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में देखा था, ठीक है, कि उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जाइलम फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसी तरीके से हम लोग एनिमल टिश्यू में भी पढ़ते हैं। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं और फिर उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। तो वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, इनके प्रकार की बात करें तो इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो हमारा आता है सबसे पहला उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यूज या फिर टिश्यू। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्शन, यानी कि संयोग, तो इसे हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक। ओहो, पहले हम लोग हिंदी लिखेंगे फिर इंग्लिश, ठीक है। इसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। फिर आता है हमारा पेशी ऊतक। पेशी ऊतक, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं मसल टिश्यू। एंड लास्ट वन हमारा आ जाता है तंत्रिका ऊतक। नर्व टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू लेवल्स हमें पढ़ने हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, हमारा उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और हमारा लास्ट वन तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये 4 प्रकार के टिश्यूज हमें पढ़ने हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला वाला यानी कि एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम टिश्यू या फिर उपकला ऊतक हम इसे कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसे नोट करना है तो करो, हम लोग चलते हैं आगे। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक, इसे भी हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 4 प्रकार होते हैं हमारे उपकला ऊतक के। पहला टाइप हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पहला है इसका शल्की उपकला ऊतक यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, पहला टाइप है हमारा शल्की उपकला ऊतक यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कैसे होते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि एपिथेलियम टिश्यू कैसे होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू यानी कि जो हमारे उपकला ऊतक होते हैं, इसका मतलब क्या है। एपिथेलियल टिश्यू या फिर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, इनका मतलब है जो हमारी स्किन होती है, स्किन की जो लेयर होती है ये कौन बनाते हैं, वहाँ पर कौन से टिश्यूज होते हैं, तो वहाँ पर हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू
यानी कि हमारे सेल की उपकला ऊतक वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज जो है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? हमारी स्किन पर। हमारे स्किन का मतलब क्या है? अब यहाँ पर टिश्यूज देखो, यहाँ पर जंतु ऊतक का मतलब ये है कि हमारे बाकी सभी पार्ट्स में अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज यानी कि ग्रुप ऑफ सेल। तो सेल जो है वो मिल करके एक जैसी संरचना, मैंने यहाँ पर बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में ही कि टिश्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो संरचना में एक जैसे दिखनी चाहिए, अगर वो एक जैसा काम करते हैं तो भी हम उन्हें ग्रुप ऑफ सेल यानी कि टिश्यू का नाम ही देंगे। ठीक है ना। अगर अलग अलग टाइप के सेल जो हैं अगर वो मिल करके काम करते हैं तो हमने जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला था, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या था कि एक से ज़्यादा टिश्यू यानी एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो मिल करके अगर काम करती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, है ना। जैसे संरचनाओं की कोशिकाएं जो हैं वो ग्रुप बना करके जब रहती हैं तो सिर्फ तभी उन्हें ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं यानी कि टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू का मतलब ये है कि अगर सेल्स जो हैं वो एक जैसा काम करें यानी कि एक ही काम पर वो निर्भर हैं, वैसे सेल्स को भी जो कि संरचना में चाहे अलग हो लेकिन काम अगर उनका एक जैसा है तो ऐसे सेल के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। और वही चीज़ यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जो त्वचा होती है वहाँ पर हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू ही पाए जाते हैं। लाइनिंग बनाने का काम करता है। ठीक है, लाइनिंग बनाने का काम करने का मतलब है कि वो कवरिंग करता है। ठीक है, एक परत का निर्माण करता है हम बॉडी पर। जैसे कि स्किन क्या है? स्किन का काम क्या है? अच्छा खुद सोचो कि स्किन क्या करती है? जो हमारी स्किन होती है ये क्या है? सुरक्षात्मक आवरण है, प्रोटेक्टिव क्या है? एक लेयर है, एक कवर है ना, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है किस सब चीज़ों से? हानिकारक पदार्थों से, है ना। कोई भी चीज़ हानिकारक जो चीज़ है, कीटाणु हो गए, इन सब चीज़ों से, संक्रमण से हमें बचाती है। और इसके अलावा अवशोषण का काम करती है। ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं हमारी स्किन के पास। ठीक है, तो यह करेंगी जो पसीना वगैरह होगा, स्वेट वगैरह होगा, उसको रिलीज करेंगी, है ना। तो ये सब काम किसकी होती है? स्किन में। जो स्किन में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो सब ये चीज़ करते हैं। तो वो पोर्स भी तो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी स्किन पर प्रेजेंट है। तो स्किन में जो टिश्यूज होते हैं जो कि ये सब चीज़ों को करवाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारे पाए जाते हैं सेल की उपकला ऊतक यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज होते हैं सिर्फ हमारी स्किन पर ही नहीं पाए जाते। लेयर की मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारे उपकला ऊतक है ये लाइनिंग का काम करता है, ये कवरिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये जो कवर है, ये जो लाइनिंग है, ये सिर्फ हमारी सिर्फ और सिर्फ बाह्य त्वचा पर ही नहीं होती। बात समझ में आई? ये सिर्फ बाह्य त्वचा का निर्माण ही नहीं करती, ये हमारे इनर जो पार्ट्स होते हैं उनकी भी लाइनिंग बनाने का काम करती है। कैसे? सेल के ऊतक यानी कि इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे सेल के उपकला ऊतक है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अलावा स्तरित होता है ना। इसके भी कुबोइडल अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनमें सभी चीज़ों में अलग अलग है कि जैसे कि कोई अलग ऑर्गन है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे अंदर, तो सभी ऑर्गन्स की लाइनिंग जो है वो एक ही टाइप का टिश्यू तो करेगा नहीं, है ना। अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज जो होते हैं ना वो करते हैं। ठीक है, किसी की लाइनिंग कोई और करता है, किसी की लाइनिंग कोई और करता है, किसी की कवरिंग कोई और बनाता है, अलग अलग टिश्यूज करते हैं उसके वर्क के अकॉर्डिंगली कि उनका काम क्या है वही चीज़ करेंगे वो। ठीक है, तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे पाए जाते हैं स्किन पर। ठीक है, बाहर की जो त्वचा होती है, और इसके अलावा हमारे इनर पार्ट्स जो होते हैं यानी कि इनर पार्ट्स में ये हमारे पाए जाते हैं कहाँ पर? तो चलो पहले तो इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं एक दो पॉइंट्स कि देखो ऊतक जो है, सेल की उपकला ऊतक का मतलब होता है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस तो होगा नहीं। ठीक है, और ये कैसी होती है? चपटी और पतले यानी कि टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। टाइल्स लाइक जो टाइल्स होते हैं ना फर्श वाले, वैसी संरचना होती है बिल्कुल हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की। ठीक है, देखो टिश्यू यानी कि सेल बोल सकती हूँ मैं इनको, ग्रुप ऑफ सेल। तो मैं सेल की स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रही हूँ कि सेल जो है वो कैसा होता है कि यहाँ पर वो चपटे होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं और टाइल्स लाइक, या फिर हम बोल सकते हैं इन सबको मिला करके कि पतले और चपटे होते हैं। कैसी संरचना होती है? टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी। जो फर्श पर बिछाने वाले टाइल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसी संरचना होती है हमारे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में भी वो डायग्राम देखने को मिल जाएगा। इस तरह के सेल्स होते हैं। यहाँ पर देखो जो अंतराकोश के अवकाश है, ठीक है, जो सेल्स होते हैं ना, अंतराकोश के जो अवकाश होता है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड है वो, ठीक है, बिल्कुल भी जगह नहीं है एक दूसरे के बीच में, तो यहाँ पर वो टाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जरूरी है कि जो सतह होती है, जो सतह है यानी कि पृष्ठ जो होता है, जो पृष्ठ होता है ना, जो सरफेस होता है ऊपर वाला, टाइल्स को देखना आप लोग, तो सरफेस जो होता है ना, सतह जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है किससे? वो ज़्यादा होती है मोटाई से।
कोशिका की जो हमारी स्क्वेमस यानी कि जो हमारे शल की उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती है ना, उनकी मोटाई तो बहुत कम होती है, लेकिन उनका जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस भी इनमें पाया जाता है, केंद्रक भी होता है। ठीक है, अब काम क्या है उस पर हम लोग आएंगे अभी। ठीक है, काम क्या है उस पर भी आएंगे। तो इनका जो सतह है ज़्यादा होता है और जो मोटाई है वो बहुत कम होती है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये हमारी पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स वॉल यानी कि रुधिर वाहिकाओं की दीवारों में। अब इसका मतलब क्या है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिनमें ब्लड जो है फ्लो करता है, उनकी जो लाइनिंग है ना, वो कौन बनाता है? वो हमारे शल्य की उपकला ऊतक। वहां पर कौन प्रेजेंट होता है? शल्य की उपकला ऊतक जो है वो मिलकर के क्या बनाएंगे? उसकी लाइनिंग बनाते हैं, उसकी वॉल, उसकी दीवारें बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ब्लड वेसल है एक, मान लो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान लो ये क्या है? ब्लड वेसल यानी कि रुधिर वाहिका है। तो इसकी जो लाइनिंग है ना, इसकी जो लाइनिंग है ये कौन बनाता है? शल्य की उपकला ऊतक की कोशिकाएं ही बनाती हैं। तो यहाँ पर हमारे शल्य के उपकला ऊतक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज और इसके अलावा कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं? तो ये हमारी प्रेजेंट होती हैं हमारे लंग्स एल्विलाई यानी कि वायुकूपिकाएं। वायुकूपिकाएं। अब इनका वर्क क्या है? काम क्या करती हैं? तो हमारी स्किन पर भी देखो, काम इनका होता है बाउंड्री बनाना। ठीक है, एक सतह का निर्माण करती हैं, बाउंड्री बनाती हैं, कवरिंग का काम करती हैं, लाइनिंग का काम करती हैं। और इसके अलावा इनका काम होता है डिफ्यूजन में यानी कि गैस एक्सचेंज में। मतलब क्या है इसका? डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, दीवार बनाती है यानी कि कवरिंग बनाती है। अब शल्य की उपकला ऊतक में हम लोगों ने इतने पॉइंट्स देखे। यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि जो हमारे उपकला ऊतक होती है यानी कि शल्य की उपकला ऊतक होती है, देखो मैंने क्या बताया कि जो हमारे ऊतक होती है, जो हमारे उपकला ऊतक होती है ना, ये केवल हमारे बाहर नहीं प्रेजेंट होती, ये हमारे अंदर भी प्रेजेंट होती है ना। क्योंकि हमारी जो लाइनिंग है, देखो बाहर की तरफ से हमारी जो स्किन होती है, इसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण विकास के समय, भ्रूण को आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे, क्लास 10th में मैं इसको समझाऊंगी। एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण विकास के समय 3 लेयर्स बनती हैं। सबसे ऊपर वाली, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना, उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, बीच वाली जो होती है इसे हम बोलते हैं मेसोडर्म, अंदर वाली को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। तो जो एक्टोडर्म होती है ना, इसी से जो लेयर्स होती हैं, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, वो उनका निर्माण किससे होता है? हमारी एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रही थी। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो किससे बनते हैं? भ्रूण विकास के समय जो एक्टोडर्म बनती है ना, उससे बनती है। मैंने क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी जो हमारी स्किन होती है यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, बाहर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ये सेल्स, ये टिश्यूज। ठीक है, और इसके अलावा अंदर जो ऑर्गन होते हैं ना, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। जिसमें मैं अगर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें तो ये क्या होते हैं? बाहर की तरफ से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये किसी ना किसी के कांटेक्ट में तो रहती है। हमारे एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ना, उनकी एक खासियत है कि ये क्या होंगे? किसी ना किसी के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर हम बाहर की बात करें तो जो हमारे बाहर की स्किन होती है ना, ये बाहरी वातावरण, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी बाहर के कण वगैरह होते हैं, जो भी गैसेस होती हैं, इन सब के अटैच में है ना। तो बाहरी वातावरण जो होता है ना, उनके जो हमारा इन्वायरमेंट है, उससे उसके कांटेक्ट में रहती है हमारी जो बाहर वाली लेयर होती है। अगर हम अंदर वाली बात करें, अगर हम इनर ऑर्गन्स की बात करें, तो वहां पर जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो भी किसी ना किसी के कांटेक्ट में रहते हैं। वो किसके कांटेक्ट में रहते हैं? जो हमारा शारीरिक द्रव होता है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो भी बॉडी फ्लूइड होता है, उसके कांटेक्ट में रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि जो आउटर कवरिंग होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो आउटर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, जो आउटर एपिथेलियल टिश्यूज, ईटी का मतलब है एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं बाहर वाले, ठीक है, जो बाहरी अंगों में पाए जाते हैं, वो हमारे वातावरण से, बाहरी वातावरण से अटैच रहते हैं, उनसे कांटेक्ट बना के रखते हैं। और जो हमारे इनर एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो किसके? बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स का मतलब है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, फूड वगैरह होगा, ठीक है, किसी ना किसी जो जूसेस वगैरह होते हैं, उन सब के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता रही थी कि डिफ्यूजन, हाँ, डिफ्यूजन के बारे में, विसरण के बारे में मैंने बताया था। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ही मैंने इस चीज़ को पढ़ा है हम लोगों ने विसरण के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, कि क्या होता है। 2 प्रोसेस हमने देखे था,
दो प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में गैसेस का एक्सचेंज होता है और ऑस्मोसिस में जो द्रव होता है, जो वाटर होता है, उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन को हम यहाँ पर डिफ्यूजन की बात आई है तो डिफ्यूजन को समझते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जो गैस होती है वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करती है, फ्लो करती है, यानी कि गमन करती है। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर समझो इस चीज को। देखो, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा या फिर हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ समझ लेते हैं, बस ये चीज पढ़नी है हम लोग को अभी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये हमारे पाए जाती हैं किसमें? एक तो पाए जाएंगे रुधिर वाहिकाओं की दीवारों में और दूसरा लंग्स एल्विलाई में, यानी कि जो हमारी वायु कूपिकाएं होती है उनमें। वायु कूपिकाएं क्या होती हैं? देखो, ये है हमारे लंग्स। ठीक है, ये होता है ट्रैकिया। इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब समझो। मैंने बोल दिया कि ट्रैकिया है तो ट्रैकिया है। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है ना, ये दोनों लंग्स में जाती है और अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। अब ये जो ब्रांचेस है ना, इन पर छोटी छोटी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉल्स जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्विलाई। हम जिन्हें बोलते हैं वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं क्या बोलते हैं? ऐसी बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं वायु कूपिका, यानी कि एल्विलाई। ठीक है, ये एल्विलाई क्या करती हैं कि देखो, रेस्पिरेशन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो, अगर आपको ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ना है तो। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? यहाँ पर गैसेस को एक्सचेंज करती है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स की दीवारों में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो एल्विलाई है ना, उसकी कवरिंग जो होती है ना, उसमें पाई जाती हैं। अब ये क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, ये कैसे टिश्यूज होती हैं? ये टिश्यूज होते हैं पतले होते हैं, चपटे होते हैं। और पतले और चपटे होने का मतलब ये है कि वहाँ पर गैसेस का जो एक्सचेंज है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। सिक्रीशन तो वो कुछ करेंगे नहीं, सिक्रीशन के लिए थोड़ा मोटा सेल होना जरूरी है। ठीक है, ताकि वो कुछ अपने आप से बना सके, कुछ ऑरिजिनेट कर सके, कुछ अपने आप से बना सके और सिक्रीशन कर सके। ठीक है, स्त्रावन कर सके। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं आती। यहाँ पर आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन तो कर ही जाओगे। ठीक है, एक लेयर बन रही है, कवरिंग बन रही है, बाउंड्री बन रही है, और इसके अलावा आप कर सकते हो एक्सचेंज। और एक्सचेंज किसका? गैसेस का। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप लोग ये पढ़ते हो कि हम O2 को अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ये तो चीजें हम लोग समझते हैं ना कि रेस्पिरेशन यही है। लेकिन ये तो हो गया क्या, ये तो हम लोग पढ़ते हैं ब्रीदिंग के बारे में। रेस्पिरेशन इसको थोड़ी बोलते हैं, इसको तो हम ब्रीदिंग बोलते हैं कि हमने O2 अंदर ली और CO2 को बाहर किया। रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि जो O2 हम देखो, अब हम रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन को तो लेते नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारी गैसेस होती हैं, तो उन सभी को हम ले लेते हैं, उन सभी को हम ब्रीदिंग के थ्रू ले लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो कई सारी गैसेस हमारे अंदर जाती हैं। बात समझ में आई? अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना और कार्बन डाइऑक्साइड है, दो गैसेस को समझो आप लोग। ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ उसके अंदर आएगी, तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से होते हुए यहाँ पर ये ट्रैकिया, अभी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बस अब लोगों को मुझे यहाँ पर पढ़ाना है कि जो हमारी शल की उपकला ऊतक होती है ना, वो किस तरह से काम करती है। तो ट्रैकिया से होते हुए ये जो गैसेस है ना, ये जाती हैं और ये दोनों लंग्स में जाएंगे और दोनों के एल्विलाई जो हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एल्विलाई के स्ट्रक्चर को देखो, ये होती है हमारी एल्विलाई की संरचना। ठीक है, ये हमारी एक एल्विलाई है, इसको मैंने जूम किया है, इसको मुझे बताना है। अब इस एल्विलाई जो है ये पूरी तरीके से कवर रहती है, किससे? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनसे कवर्ड रहती है, यानी कि गुच्छे जैसी होती हैं, जो गुच्छे के रूप में जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, इसको कवर करके रखती हैं। ठीक है, इससे जुड़ी रहती हैं। तो इसके आसपास क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लड वेसल बना दो, यहाँ पर ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? एल्विलाई है। एल्विलाई यानी कि वायु कूपिका, जिनमें जो गैसेस हैं वो भर गई हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है हमारी O2 प्लस CO2। ठीक है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों हैं। और ये हमारी क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। ठीक है,
अब अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है और जो हमारी लंग्स एल्वेलाई होती है, क्योंकि लंग्स में ही हमारी एल्वेलाई प्रेजेंट होती है ना, तो इसीलिए लंग्स एल्वेलाई यहाँ पर बोला गया है, लंग्स में ही पाई जाती हैं ये। इन दोनों की ही जो लाइनिंग है, जो बाउंड्री है, वो कौन बना रहा है? वो बना रहे हैं हमारी क्या? शल्कीय उपकला ऊतक की कोशिकाएं। ठीक है, शल्कीय उपकला ऊतक ही पाई जा रही हैं इनकी बाउंड्री में, इनकी लाइनिंग में। अब ये क्या करती हैं? जो ब्लड वेसल हैं इनमें तो होगा ब्लड। अब ब्लड कैसे आया? यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि इन दोनों की जो लाइनिंग है, इनकी दोनों की जो कवरिंग है, वो कौन बना रहा है? हमारी शल्कीय उपकला ऊतक है। और शल्कीय उपकला ऊतक में क्या है? ये काम करती है डिफ्यूजन यानी विसरण का, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। कोई भी ब्लड आया यहाँ पर, ट्रैकिया से ब्लड आया और वो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस में गया और एल्वेलाई तक पहुँच गया। एल्वेलाई के नीचे या फिर उनके आसपास कौन है? ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, जिनमें ब्लड जो है फ्लो कर रहा है। और उन्हें देखो, रेस्पिरेशन में होता क्या है? जो ऑक्सीजन है ना, जब उन्हें लेते हैं अंदर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो तो वापस चली जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ना, उसको एल्वेलाई से कहाँ पहुंचाया जाता है? ब्लड वेसल्स में पहुंचाया जाता है। और ब्लड वेसल में जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी की हीमोग्लोबिन के द्वारा ही जो है, जो ब्लड है, वो ऑक्सीजन को अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है। नहीं आया समझ में? देखो होता क्या है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारे गैसेस हैं, ठीक है, और भी फर्दर गैसेस होंगी, ठीक है, तो उन सभी को हम लेते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन और दूसरी CO2, इन दोनों का ही आदान प्रदान होता है। तो ऑक्सीजन और CO2 जब अंदर जाती है, तो ट्रैकिया जो एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है गैसेस का, ठीक है, किसके लिए? जो हमारे गैसेस हैं उनको जाने के लिए। वो गैसेस क्या है? हमारे फेफड़ों तक जाती हैं। फेफड़ों में हमारे होते हैं वायु कूपिकाएं, एल्वेलाई होती हैं, वो होती हैं। लंग्स एल्वेलाई के आसपास उनको घेर कर रखती हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाएं। और रुधिर वाहिकाओं में जो ब्लड होता है ना, वो काम करता है कि एल्वेलाई से अगर ऑक्सीजन आएगा तो उसको हमें लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को उन्हें वापस देना है। तो एल्वेलाई क्या करेगा? एल्वेलाई की जो यहाँ पर संरचना होती है ना, ये जो इसकी लेयर होती है ना, इसकी लेयर, ठीक है, और ये हमारी ब्लड वेसल की लेयर, इन दोनों में क्या होता है? आदान प्रदान होता है गैसेस का। अब एल्वेलाई तक, यहाँ पर समझ लो एल्वेलाई तक गया। एल्वेलाई में क्या होता है कि जो देखो, अब एल्वेलाई से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई तक आ गया, ठीक है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होती है ना, वहां पर अभी हम लोगों ने देखो, यहाँ पर विसरण वाला कॉन्सेप्ट समझो। विसरण में हमने क्या देखा था कि जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो गमन करती हैं, यानी कि जहां पर मान लो कि ऑक्सीजन की मात्रा जहां पर ज्यादा है तो वो कम की ओर जाएगी, और जहां पर CO2 की मात्रा ज्यादा है वो कम की ओर जाएगी, ठीक है। यानी कि बराबर करने के लिए दोनों को क्या करना है? संतुलित करना है, तो इसीलिए ये प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए कि एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन आई उसकी मात्रा क्या थी? वो थी ज्यादा, यानी कि वायुमंडल से जो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस आई तो थी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स में कम थी, जो ब्लड था इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम थी, लेकिन वायुमंडल में ज्यादा थी। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी, लेकिन ब्लड में, ये हमारे ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, इनको ब्लैक भी कर दो। यहाँ पर मैं ब्लैक कर रही हूँ, क्यों? ऐसा कोई कारण है, ठीक है, अभी बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड में O2 की मात्रा क्या है? कम है। तो वायुमंडल से O2 यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड के पास। क्यों? क्योंकि ब्लड के पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इसलिए वो ज्यादा से कम की ओर आएगा। और यही अगर हम अपने CO2 का कॉन्सेप्ट देखें तो CO2 की मात्रा जो है ब्लड में क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यहाँ पर जो ब्लड था उसके पास CO2 की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी, ठीक है। और O2 की मात्रा जो है, O2 की मात्रा कम थी, तो O2 ये ले लेगा, जो ब्लड है O2 ये ले लेगा, CO2 जो ब्लड के पास होगा वो उसे वापस कर देगा एल्वेलाई के थ्रू, यानी कि एल्वेलाई में वापस कर देगा अपनी जो लेयर है ना। तो क्योंकि लेयर के थ्रू ही विसरण की क्रिया हो रही है, ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। विसरण कैसा हो रहा है? ज्यादा मात्रा से कम की ओर जा रहा है, ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए चीजें। तो CO2 जो है ब्लड में अगर ज्यादा है तो वो कम की ओर यानी कि वापस चला जाएगा, तो CO2 जो है वो वापस चला जाता है, ठीक है, इसी एल्वेलाई की थ्रू और ब्लड वेसल जो है उनकी दीवारों के बीच में इसी प्रकार से विसरण की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ सारी चीज़ों को। देखो, मैंने यहाँ पर बताया कि जो हमारी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं ना, ये पतले होते हैं, चपटे होते हैं आकार में। ये पाई जाती हैं रुधिर वाहिकाओं की दीवारों में, और इसके अलावा जो लंग्स एल्वेलाई होती है यानी कि जो वायु कूपिकाएं होती हैं ना, उनमें।
इन दोनों में होती है विसरण की क्रिया, ठीक है। तो विसरण की क्रिया करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी सेल्स होते हैं ना वो पतले हों, ठीक है, ताकि आसानी से विसरण यानी गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो सके। तो यही हमारी पाई जाती हैं हमारे जो वायु कुपिकाएं होती है ना उसके लेयर हमारी उसकी आउटर कवरिंग जो है प्रकार के सेल यानी कि शल्य के उपकला ऊतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और जो हमारी लंग्स जो हमारी ब्लड वेसल होती है ना उसमें भी हमारे शल्य की उपकला की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन दोनों में क्या क्रिया होती है? विसरण की क्रिया होती है यानी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। वायुमंडल से CO2 प्लस O2 ये दोनों आती है, ठीक है। O2 भी आती है, ऑक्सीजन भी आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। ऑक्सीजन की मात्रा O2 की मात्रा जो है वायुमंडल में अधिक होती है। अधिक क्यों होती है? क्योंकि हमारे सेल में कम है, जो ब्लड है ना उसमें कम है, ठीक है। तो O2 की मात्रा जो है हमारे ब्लड में कम है, तो इसीलिए O2 जो है ब्लड हमारा ले लेता है, ठीक है, वायुमंडल से। तो O2 जो है अगर वायुमंडल में ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है ना उसमें कम है उसके कंपैरिजन में, तो इसीलिए जो O2 है वो हमारे ब्लड में आ जाती है। और ब्लड में जो मतलब बेकार गैसेस होती हैं यानी कि जो CO2 होती है ना वो वापस चली जाती है वायुमंडल में, क्योंकि वायुमंडल में तो ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो बाहर चली जाती है विलाई और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है इनकी दीवारों के बीच में जो विसरण की क्रिया होती है ना उसके द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है और ये किसकी मदद से हो पा रहा है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं यानी कि जो हमारी शल्य की उपकला ऊतक होती है ना इसी के द्वारा ही इसके जो सेल्स होते हैं ना इसी के कारण से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना वो इतना आसानी से हो पाता है कि गैसेस जो है आसानी से और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड तक पहुंच पाता है और ब्लड से जो CO2 है यानी कि जो गैसेज हमारे यूज़ की नहीं है वो हमारे वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी कि शल्य की उपकला ऊतक जो है बस यहाँ पर पाई जाती हैं, इनका ये काम होता है बस, ठीक है। मैंने ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बताई हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। आपको एक से दूसरी बार आप समझ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है, अगर नहीं आई हो समझ में तो ये था शल्य की उपकला ऊतक के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रहने दूंगी, ठीक है। बाकी का हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो हमारी स्तरित उपकला ऊतक होती है। इसके अलावा कई सारे टाइप्स हैं, 3 या फिर 4 टाइप्स इसके और हैं। हम लोगों ने टाइप आज पढ़ ही लिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और पसंद आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।